हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का स्वागत है इन दिस 22nd रिवीजन क्लास फॉर द एएफएम कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जैब एग्जामिनेशन। और आज हम 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द मॉड्यूल सी डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज जो हैं वो लीज ट्रांजैक्शंस के साथ और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ लीज? लीज का क्या फीचर नहीं होता है? वन पार्टी एग्रीज टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाय अनदर पार्टी। यस, ये बिल्कुल लीज का फीचर होता है। लीज में हम एक एसेट को, एक प्रॉपर्टी को एक पार्टी से दूसरी पार्टी उसकी जो यूज है उसको ट्रांसफर करते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन जो यूज है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है। द लेसी हैज अ राइट टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो लेसी है उसको राइट हो कि वो लीज प्रॉपर्टी को परचेज कर सके, क्योंकि हमें क्लियर है कि एक होता है लेसर, एक है लेसी। लेसर इज द पर्सन जिसका ओनरशिप है एसेट के ऊपर, और ये जो भी एसेट रहेगा इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द लेसी। इसके बदले में लेसी क्या करेगा? लेसी पेमेंट्स देगा। रेंट कह लीजिए उसको, पेमेंट कह लीजिए उसको, फीस कह लीजिए, जो पेमेंट करी जाएगी लेसी के द्वारा टुवर्ड्स द लेसर। अब वो एसेट क्या होगा, उस एसेट का यूज कितने टाइम के लिए किया जा सकता है बाय द लेसी, उसके लिए कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? वो रिकॉर्ड की जाती हैं एक लीज एग्रीमेंट में। ठीक है। तो यहां पर लीज का क्या फीचर नहीं होगा? देखो, यूज ऑफ प्रॉपर्टी वो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगी। एसेट को अब कौन यूज करेगा? लेसी यूज करेगा, राइट। लेकिन लेसी हैज द राइट टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी। तो कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर ऐसा प्रोविजन डाला जा सकता है कि ये एसेट को आप 10 साल के लिए यूज कर लीजिए लेसी जी, और मुझे उसके लिए 10 साल के लिए पेमेंट जो है वो पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली आप देते रहिए। 10 साल जब आप एसेट को यूज कर लेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इस एसेट को आप परचेज कर लीजिए, और हो सकता है कि आपको कम प्राइस के ऊपर, जो भी उस टाइम की करंट मार्केट वैल्यू होगी उससे कम पैसे पे ये जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने कोई फ्लैट लीज पे लिया है, उसको आप यूज कर रहे हैं, 10 साल 15 साल आपने यूज किया, और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है या जो फ्लैट का ओनर है वो कहता है कि ठीक है ये फ्लैट आप मुझसे खरीद लो, कम पैसे में खरीद लो। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर लीज के अंदर ये फीचर डाला जाए। इट इज अ वॉलंटरी फीचर, नॉट अ मैंडेटरी, राइट। इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यस, टाइम जो है वो इस लीज एग्रीमेंट में बिल्कुल मेंशन किया जाएगा कि कितने टाइम के लिए वो लीज आपकी दी जाएगी। उसके बाद उसको रिन्यू करना है या नहीं करना है वो बात की बात है। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर पेमेंट्स बाय द लेसी टू द लेसर फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी। यस, रेंट जो है वो जरूर पे किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द राइट टू परचेज द प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ वेट लीज। अब यहाँ पर एक वेट लीज की बात हो रही है। वेट लीज का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है? ये होता है कि यहाँ पर जो एसेट है जिसको लीज किया जा रहा है, द लेसर इज द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द एसेट, राइट। सो द लीज्ड एसेट इज ऑपरेटेड बाय अ लेसर। यस, दिस इज राइट। यही वेट लीज है। यूजुअली जो है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है। जो वेरियस एयरलाइंस होती हैं जो वो एयरप्लेन्स को ऑपरेट करती हैं, और उन्होंने वही प्लेन्स को जो लीज पे देने वाली जो एयरलाइंस हैं वही लेसर हैं। दे आर themselves operating the planes, right? So the leased asset is operated by a lessor. This is the distinctive feature of wet lease. The leased asset is transferred to the lessee at the end of the lease period. This is not necessary. The lease is for a long period. ये भी बात सही है, लेकिन ये सारी लीज के लिए जरूरी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वेट लीज का ही डिस्टिंक्टिव फीचर हो। ड्राई लीज भी जो है वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए हो सकती है। द लीज कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द लीज एग्रीमेंट, कि लीज एग्रीमेंट के अंदर अगर ऐसा कोई प्रोविजन है जो वायलेट होता है तो तुरंत उसको टर्मिनेट किया जा सके, तो वो लीज कोई भी जो है वो टर्मिनेट हो सकती है, चाहे वो वेट लीज हो चाहे वो हमारी ड्राई लीज हो। तो यहां पर वेट लीज का डिस्टिंक्टिव फीचर ही क्या है? दैट द इक्विपमेंट और द एसेट व्हिच हैज बीन लीज्ड इज ओनली ऑपरेटेड बाय द लेसर, राइट। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अ लीज एग्रीमेंट कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? लीज पीरियड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, लीज रेंटल एंड पेमेंट टर्म्स। तो ये सारी चीजें अभी हमने देखी कि कितने टाइम के लिए लीज ली जाएगी, बिल्कुल उसमें होगा लीज एग्रीमेंट में। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है, लीज खत्म होने के बाद वो ट्रांसफर होगा नहीं होगा, ये भी उसके अंदर होगा। लीज रेंटल एंड रीपेमेंट टर्म्स, ये भी उसके अंदर लिखे होंगे कि कितना पेमेंट आपको देना है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। In a lease transaction, which one of the following is required to be shown on the assets side of the balance sheet of lessee? lessee की बैलेंस शीट में आप एसेट्स को कैसे शो करेंगे? जो एसेट आपने लीज के ऊपर लिया है, क्या उसकी टोटल परचेज कॉस्ट दिखाएंगे? लेकिन परचेज तो आपने किया नहीं है, परचेज तो किसी और ने किया था। जो लेसर था उसने परचेज करके आपको, या उसने लोन लेकर के उसको बनाया होगा, परचेज किया होगा और आपको लीज के ऊपर दिया है। तो टोटल परचेज कॉस्ट आप अपने अकाउंटिंग बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टोटल ऑफ ऑल द लीज रेंटल्स पेबल, जो लीज रेंटल्स पेबल हैं उसको भी आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एसेट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है? राइट ऑफ यूज एसेट। जो भी एसेट लीज के ऊपर लिया जाता है उसे कैसे शो करते हैं? वी शो दैट दिस द वैल्यू ऑफ दैट एसेट टू बी दी राइट ऑफ यूज एसेट। इसका मतलब ही है कि वो एसेट को आपने लीज के ऊपर
पर लिया है उसको यूज करने का राइट आपके पास है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज सेम इन द बुक्स ऑफ लेसी। बिल्कुल सही है, जो लेसी है जिसने लीज पर लिया है एसेट्स, उसके अकाउंटिंग बुक्स के अंदर चाहे वो फाइनेंस लीज हो चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो, वो लेसी के अकाउंट बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। लेसर की अकाउंटिंग बुक्स में फर्क पड़ता है, राइट। ये कौन रेगुलेट करता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है दैट वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और इट इज एन ऑपरेटिंग लीज द लेसी विल रिकॉर्ड इट इन द सेम मैनर। लेकिन जो लेसर है उसकी अकाउंटिंग बुक्स में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों जो है अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड होती हैं। जो हमारी फाइनेंस लीज है वो तो आपकी बिल्कुल रिकॉर्ड होगी, उसको उसकी जितनी भी उसकी प्रोविजंस हैं उसके ऊपर इंसिडेंटल जो भी आपके डैमेजेस हैं या जो भी आपके चार्जेस हैं वो सारे लेसर के अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। लेसी में इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 टू लीजेस फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू। हाँ, अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू काफी कम है एज कंपेयर टू दी ओवरऑल स्केल ऑफ ऑपरेशंस, तो उसको अगर आपने लीज पर दे रखा है तो उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 की ट्रीटमेंट देने की उसको जरूरत नहीं है। वो लेसी अगर चाहे तो इस तरीके से उसको शो कर सकता है कि उसका खुद का एसेट है एंड उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 की रिक्वायरमेंट जो है फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next is question number 6. Which of the following statement is correct about assessment of working capital requirement? Working capital requirement में RBI guidelines require that banks should adopt only turnover method of working capital assessment। ऐसा कुछ नहीं है। RBI पहले guidelines थी जो working capital assessment को regulate करते थे बैंक्स के लिए, लेकिन अब RBI ने इसको deregulate कर दिया है। Now each bank is free to adopt its own method of working capital assessment। याद रखना है आपको, वर्किंग कैपिटल हर बैंकिंग कंपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको डिसाइड करती है, ठीक है। आरबीआई गाइडलाइंस परमिट यूज ऑफ ओनली टर्नओवर मेथड एंड एमपीबीएफ, ये भी बात गलत है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ ऑपरेशंस, दे आर अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बोरोवर। बोरोवर जो है उसका लेवल ऑफ ऑपरेशंस कितने स्केल पे काम करता है उसके हिसाब से जो उसकी वर्किंग कैपिटल की असेसमेंट है वो इफेक्ट जरूर होगी, राइट। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। Next is question number 7. The difference between the total current assets and the total current liabilities of a firm is called what? फर्म के टोटल करंट एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हो गई? जितने उसके टोटल करंट एसेट्स हैं वो बन जाते हैं उसकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, लेकिन अगर उसमें लायबिलिटीज को हम इंक्लूड कर लें, उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग्स द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फिनांस? वर्किंग कैपिटल फिनांस के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बिल्कुल हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स, फैक्टरिंग, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी मेथड्स को यूज करके आप वर्किंग कैपिटल को फिनांस कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है पैसा ले सकते हैं मार्केट से, चाहे बैंक से, चाहे फैक्टरिंग करके, और अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। Next is question number 9. Identify from the following the correct statement regarding funded and non-funded facilities provided by banks. Banks दो तरीके की जो borrowing facilities देते हैं, funded and non-funded। फंडेड में अपफ्रंट आपको पैसा दिया जाता है, जैसे आप टर्म लोन ले रहे हैं, आप होम लोन ले रहे हैं, तो आपको तुरंत जो है कैश ट्रांसफर किया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वहां पर भी आपने कैश लिया है। क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपकी फंडेड फैसिलिटी है, बिकॉज यू हैव टेकन सम मनी, यू हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक। लेकिन नॉन फंडेड फैसिलिटीज क्या होंगी? जहां पर यूजुअली फंड्स का ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे हमारी लेटर्स ऑफ गारंटी या लेटर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोथ टाइप ऑफ फैसिलिटीज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी? नो, बोथ टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज दे डू नॉट यूजुअली इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है। फंडेड फैसिलिटी में बिकेम अ नॉन फंडेड नहीं। देखो, फंडेड फैसिलिटी है तो नॉन फंडेड कैसे हो जाएगी? फंडेड फैसिलिटी का मतलब क्या है? दैट कैश हैज बीन पेड बाय द बैंक, द फंड्स, द मनी हैज बीन पेड बाय द बैंक टू द बोरोवर, इट हैज बीन लोन्ड। तो वो नॉन फंडेड कैसे हो जाएगा? नॉन फंडेड के अंदर होता है कि यूजुअली एक प्रॉमिस होता है कि वी विल गिव यू अ लोन इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट, लेकिन उसकी जरूरत यूजुअली जो है वो नहीं पड़ती है। ऐसा हो सकता है पड़ जाए, ऐसा हो सकता है ना पड़ जाए। तो नॉन फंडेड फैसिलिटी मे बिकम फंडेड फैसिलिटी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट फंडेड फैसिलिटी कैन नॉट बिकम अ नॉन फंडेड फैसिलिटी, राइट। बोथ लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी दे आर फंडेड, दे आर नॉन फंडेड फैसिलिटीज। यस, दे आर नॉन फंडेड फैसिलिटीज। लेटर्स ऑफ क्रेडिट हो चाहे बैंक गारंटीज हो, ये यूजुअली जो है नॉन फंडेड रहते हैं। अगर फ्यूचर में कोई कंडीशन पूरी हो जाए, कोई प्रोविजन जो है एग्रीमेंट के अंदर, लेटर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर अगर वो पूरा होता है, तब जाकर के फंड्स पिक्चर में आते हैं, अदरवाइज देयर आर नो फंड्स इन्वॉल्व्ड। तो ओनली द सी स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट। Next is question number 10. Cash budget method of assessment is more suitable for those business enterprises which have uniform level of operations.
हाई लेवल ऑफ ऑपरेशंस, लो लेवल ऑफ ऑपरेशंस या सीजनल। देखिए सीजनल ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ ऑपरेशंस जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिव रहेंगे, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चल रहा है या हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, तो ये जो ऑपरेशंस रहते हैं यहाँ पर कैश बजट मेथड को यूजली किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो उसको मैनेज करना जो है वो ज़्यादा फिजिबल हो जाता है, और इसीलिए ये ज़्यादा सूटेबल है उन बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि उनका एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, और इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।